जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण के अंतर्गत आज हम लोग अविरतता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको आदर्श द्रव के बारे में बताया था और आदर्श द्रव के बारे में हमने आपको बताया था कि असंपीड्य तथा अश्यान द्रव को ही आदर्श द्रव हम कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आदर्श द्रव की ही हम बात करेंगे। अब कोई ऐसी नली हो, देखिए कोई ऐसी नली है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल असमान है। ये नली जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, ये हम मान लेते हैं असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब ये नली है जिसमें ये सिरा चौड़ा है और ये सिरा जो है पतला है। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम मान लेते हैं कि ये सिरा यक्ष है और ये सिरा वाई है। यक्ष सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है और वाई सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है। और यही नहीं, यक्ष सिरे पर इसके अंदर जो है रो घनत्व का द्रव प्रवाहित हो रहा है। तो यक्ष सिरे पर द्रव का वेग v1 है और वाई सिरे पर द्रव का जो वेग है वो v2 है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अविरतता का सिद्धांत क्या है। समझिए आप, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उसी स्थान पर द्रव के वेग का जो गुणनफल होता है, यह गुणनफल एक कांस्टेंट होता है। अगर यक्ष सिरे पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 और वेग v1 हो तो ये कांस्टेंट K हो जाएगा। अगर यही वाई सिरे के लिए हम देखें, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 और वहाँ पर द्रव का वेग v2 हो तो A2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों के राइट साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी A1 v1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 v2। तो ये रहा अविरतता का सिद्धांत। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा बहते हुए द्रव के विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। देखिए, अगर द्रव प्रवाहित हो रहा हो तो प्रवाहित होते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिससे पहली ऊर्जा जो होती है वो दाब ऊर्जा होती है जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा और इसके बाद तीसरी जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इन तीनों ऊर्जाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दाब ऊर्जा के बारे में, यानी प्रेशर एनर्जी के बारे में। प्रेशर एनर्जी, तो दाब ऊर्जा क्या होती है, प्रेशर एनर्जी क्या होती है, ये जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो सुनिए, दाब के कारण
बहते हुए द्रव में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम दाब ऊर्जा कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हम मान लेते हैं कि द्रव के ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जब यफ बल लगाया जा रहा है, या कह लीजिए कि पी दाब लगाया जा रहा है और उस पर लगने वाला बल यफ हो, तो P बराबर होता है यफ बटा में ए। अगर यहाँ से यफ की वैल्यू हम निकालना चाहें तो P इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए, दाब P के कारण द्रव के द्वारा तय की गई दूरी अगर यल हो तो आप जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं, और यह कार्य ही ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर हमें दाब ऊर्जा दिखाना है, और दाब ऊर्जा का स्पेशल कोई सिंबल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ कोई सिंबल नहीं लिख रहे हैं। तो यफ के जगह पे हो जाएगा P इंटू ए, और द्रव के द्वारा होने वाला जो विस्थापन है वो यल है। तो दाब ऊर्जा जो है P इंटू ए इंटू यल है। अब अगर हमको एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकालनी हो, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा हमको ज्ञात करनी हो, तो अब चूंकि एकांक आयतन का निकालना है, तो एकांक आयतन का निकालने के लिए हम आयतन से भाग दे देंगे। तो ये है P इंटू ए इंटू यल, और आयतन से भाग दे देंगे। जरा देखिए आयतन क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पे हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और ऊंचाई जो होगी वो द्रव के द्वारा तय की जाने वाली लंबाई के बराबर होगी, यानी एच के जगह पे यल कर देंगे। तो भी की जगह पे हम ए इंटू यल कर सकते हैं। तो देखें P इंटू ए इंटू यल, और नीचे हो जाएगा ए इंटू यल। तो ए इंटू यल से ए इंटू यल कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा P। तो याद रखे रहिएगा, बहते हुए द्रव के एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा होती है वह द्रव पर डाले गए दाब के बराबर होती है। अब हम लोग गतिज ऊर्जा निकालें, तो गतिज ऊर्जा को तो K से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर द्रव का द्रव्यमान यम है और द्रव भी वेग से गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा हाफ यम भी स्क्वायर होती है। लेकिन अगर एकांक आयतन की हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, देखिए एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, तो अगर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो आयतन से हम भाग दे देंगे। जैसे कि दाब में एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकालने के लिए आयतन से भाग दिए थे, उसी तरह से आयतन से भाग दे देंगे। तो हाफ यम भी स्क्वायर अपान भी हो जाएगा। आपको ये भी मालूम है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, और यहाँ से अगर आयतन को हम इधर कर दें तो द्रव्यमान बटा में आयतन बराबर हो जाएगा घनत्व। तो फिर देखें हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हाफ यम अपान भी के जगह पे रो लिख देंगे, और ये हो जाएगा भी स्क्वायर। तो याद रखे रहिएगा, बहते हुए द्रव के एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ रो भी स्क्वायर के बराबर होती है। अब अगर स्थितिज ऊर्जा हम निकालें तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, और U इजकल टू आपको मालूम है कि यम जी एच होता है। द्रव का द्रव्यमान यम है,
कार्य करने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी है और द्रव यच ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो अब यहाँ से हम ये तो स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन अगर हम एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालें, बहते हुए द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकाला जाए तो यहाँ भी हम आयतन से भाग दे देंगे। तो ये है यम जी यच अपान भी, लेकिन अभी आपने देखा है कि यम अपान भी इजकल टू रो होता है, तो ये हो जाएगा रो जी यच। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, तो अच्छी तरह से आपके दिमाग में रहेगा कि बहते हुए द्रव के अंदर केवल 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। दाब ऊर्जा, जिसका मान द्रव के दाब के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा, यानी बहते हुए द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ रो भी स्क्वायर होती है, और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी एच के बराबर होती है। अब इसी से रिलेटेड बर्नौली का प्रमेय है, जिसे हम लोगों को पढ़ना है और उसका सत्यापन भी करना है। तो अब हम आपको आपके बुक में जो है बर्नौली लिखा, ऐसे लिखा है बर्नौली का प्रमेय। तो अब जो है कहीं बर्नौली लिखा जाता है, कहीं बर्नौली लिखा जाता है, तो हम लोगों को बर्नौली का प्रमेय पढ़ना है। बर्नौलीज थ्योरम जानते हैं? बर्नौलीज थ्योरम क्या है? ये भी बहुत आसान है कि जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, यानी कि आदर्श द्रव, जब कोई आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बहती है न, तो नली के प्रत्येक आयतन पर बहते हुए द्रव के एकांक आयतन के सभी प्रकार के ऊर्जाओं का योग नियत होता है। और बहते हुए द्रव के अंदर सभी प्रकार की ऊर्जाओं में पहली ऊर्जा दाब ऊर्जा है, और दूसरी ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा है, और तीसरी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, और यह एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर हम नली के 2 बिंदुओं को ले रहे हैं, तो 2 बिंदुओं को लेने में अगर पहले स्थान पर दाब P1 और फिर ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इजकल टू कॉन्स्टेंट, और अगर दूसरे बिंदु के लिए देखेंगे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो जी H2 इजकल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन कर दें तो ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, और ये इजकल टू हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो ये बर्नौली का प्रमेय है। इसका सत्यापन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बर्नौली के प्रमेय को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितने भी टर्म बताए गए हैं ये सभी टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करिए, और आप कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।